ये बेसिकली वर्चुअलाइजेशन सही इंफ्रास्ट्रक्चर। है, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरवाइज़र से डिस्कशन शुरू करेंगे कि हाइपरवाइज़र क्या होता है और उससे पहले क्या होता था। तो बेसिकली हाइपरवाइज़र क्या होता है, जैसे उसामा ने हमें बताया अभी, कि एक हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर हम लोग एक लेयर लगा देते हैं वर्चुअलाइजेशन की, एक सॉफ्टवेयर की, जिसके थ्रू हम लोग एक ही हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चला सकते हैं, और उसके ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही होती हैं, जिससे अगर हमारे किसी एक चीज़ के ऊपर या एक ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पेक्ट आता है तो उससे हमारा पूरा हार्डवेयर जो है वो यूज़लेस नहीं होता, हम उसको और भी ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन उसको कहते हैं कि आपके सिंगल हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो हम लोग रन कर रहे होते हैं, और जो कि आपके पास जिसके थ्रू आप सिंगल एक फिजिकल के ऊपर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर की लेयर चला रहे हैं, देखा जाए तो। वर्चुअलाइजेशन से पहले क्या होता था, हमारे पास एक सिंगल हार्डवेयर होता था, उसके ऊपर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम करते थे और उसके ऊपर एप्लीकेशन हम लोग अपनी रन कर रहे होते थे। उसमें मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर जो है वो यूज़ नहीं हो रहा होता था, फुल्ली कैप हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे होते थे अपने हार्डवेयर को, और जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के उसके ऊपर रन कर रहे होते थे। वर्चुअलाइजेशन से ये हमें फ़ायदा हुआ कि हम लोग अपने हार्डवेयर को फुली यूटिलाइज करते हुए उसके ऊपर मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करवा रहे होते हैं। और ये जो वर्चुअलाइजेशन का इसको कॉन्सेप्ट होता है उसे हाइपरवाइज़र कहते हैं। अब हाइपरवाइज़र की थोड़ी डिटेल बताऊं, तो हाइपरवाइज़र को वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी कहा जाता है। ये जो है क्या होता है, ये एक हाइपरवाइज़र एक लेयर होती है सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की, जिसके ऊपर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स या मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट अपने चला रहे होते हैं, और जिसके ऊपर मल्टीपल मशीन्स या ये चल रहा होता है सिस्टम, उसको हम लोग एज अ होस्ट मशीन भी कहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो मशीन हम लोग या जो ऐप चीज़ें क्रिएट करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसको गेस्ट मशीन कहा जाता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वर्चुअलाइजेशन का। अब अगर इसको थोड़ा और डिटेल में समझना है, और तो इस डायग्राम को देख के हम बहुत इजीली इसको गैस कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है एक हार्डवेयर था, विदाउट वर्चुअलाइजेशन जो एक हार्डवेयर है उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर एक एप्लीकेशन चल रहा है। जबकि अगर जब हमने वर्चुअलाइजेशन की लेयर को अप्लाई किया, हाइपरवाइजर को बनाया, तो उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल एप्लीकेशन एक सिंगल हार्डवेयर के ऊपर हम लोग ऑपरेट कर रहे थे बहुत इजीली। अच्छा, अब वर्चुअलाइजेशन और अगर हम उसको डिटेल में करें तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि आपके पास फिजिकल तो नहीं अवेलेबल, उसके ऊपर मतलब अगर मैं बात करूं हाइपरवाइजर, जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम चला रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस चला रहे हैं, या वर्चुअलाइजेशन के कोर कॉन्सेप्ट को समझे, तो ऐसी चीज़ जो कि बस आपके पास फिजिकली आपके सामने नहीं है पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से वो करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा एडवांटेजेस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड की, कि क्लाउड के अंदर ऐसी क्या एडवांटेजेस थी या ऐसी क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे थे जो कि हमें ऑन प्रेमिसेस पे जो कि बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते हम थे हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास जो आया एक फीचर कि भाई ऑन डिमांड है। तो ऑन डिमांड का मतलब बता सकते हैं क्या होगा? जब आपको चीज की जरूरत हो, आप उसी वक्त डिमांड जनरेट करें, आप वो सही है। चीज ले सकते हैं। तो ये तो ऑन प्रेमिसेस में भी तो हो सकता है। सर, ऑन प्रेमिसेस में रिसोर्सेज महंगी होती हैं, तो जिनको बाय करना समटाइम मुश्किल भी होता है एज ठीक है। कम्पेयर क्लाउड के। तो इस वजह से ये ज़्यादा सही है। बेनिफिशियल है। तो ऑन डिमांड जो क्लाउड पे इसका एडवांटेज जो है वो इस तरह होता है कि अगर ये बात मैं ऑन प्रेमिसेस पे करूँ तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि जो मेरी नीड है वो मेरे पास अवेलेबल हो जाए। मगर क्लाउड पे क्या एडवांटेज होता है कि एक तो ये टाइम सेविंग है, फिर मैनेजमेंट इसमें कोई नहीं होती, आपको जब नीड पड़े, जिस टाइम पे नीड पड़े, ये उस वक्त अवेलेबल हो सकता है। और सिर्फ ऑन डिमांड का मतलब ये नहीं कि ये अवेलेबल भी हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि जब तक उसकी नीड है मैं उसे यूज़ करूँ, और जब मेरी नीड ना हो तो वो मेरे पास जो है वो यूज़लेस वो चीज़ रखी ना रहे। तो जब मेरी नीड होती है मैं उसे क्रिएट करता हूँ क्लाउड के ऊपर, और जब नहीं होती मैं उसे हटा भी सकता हूँ। तो दैट्स वाई ये एक एडवांटेज है क्लाउड का, जो कि आपको ऑन प्रेमिसेस में इस तरह नहीं मिलता, कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज कर ली, आपने उस चीज़ को ऑन डिमांड अपने लिए क्रिएट कर लिया, तो वो आपके पास रहेगी क्योंकि आपने उसको फिजिकली अपने पास बाय किया है। और अगर उसकी नीड नहीं भी है ना, तो आप उसको उसको यू वहाँ पे आपको उसको रखना पड़ेगा, उसके पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जबकि क्लाउड पे एक आपके पास ये फीचर अच्छा है कि जब तक नीड है आप उसको यूज़ करें, और जब आपकी नीड ख़त्म हो जाए तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं और वो आपके पास से चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी जो हमें क्लाउड के ऊपर बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती है। फिर नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब ये है कि बहुत एक कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पे आपका क्लाउड जो है ना वो
फेल हो जाए, आपको डाउन टाइम फेस करना पड़े क्लाउड के ऊपर। बहुत ही रेयर होता है कि क्लाउड पे हमें डाउन टाइम फेस करना पड़ता है, कि अगर हमारी सर्विस कोई पूरा डाटा सेंटर, जितने भी डाटा सेंटर चल रहे वो सब किसी सर्विस पे चलेगा या कोई इशू हुआ तो आपके पास डाउन टाइम आता है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एट अ टाइम मल्टीपल डाटा सेंटर्स पे आपकी सर्विस को क्लाउड चला रहा होता है विद इन अ रीजन। तो इसलिए यहाँ पे नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, आपको कभी भी डाउन टाइम फेस नहीं करना पड़ता है इसके अंदर, जो कि आपको हार्डवेयर पे या ऑन बेसिस पे मैनेज करना, मैनेज हो जाता है वहाँ भी, पर मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। जबकि क्लाउड पे इस पे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। ये क्लाउड अपने एंड पे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है कि भाई अगर आपने क्लाउड को चूज़ किया है अपने सर्विसेज के लिए, तो आपको डाउन टाइम नहीं मिलेगा। मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आपकी सर्विस अनअवेलेबल हो जाए क्लाउड की अपने डाउन होने की वजह से, क्योंकि वो मल्टीपल डाटा सेंटर्स को यूज़ कर रहा होता है, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा होता है आपकी सर्विस को अप रखने के लिए। अगर किसी एक डाटा सेंटर पे इशू होता भी है तो वो दूसरी जगह उसको अप कर देता है। फिर तीसरी चीज़ है स्केलेबल। स्केलेबल एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये हमें ऑन प्रेमिसेस पे भी मिलता है, मगर जैसे हमने ऑन डिमांड में एक पॉइंट को डिस्कस किया था कि क्लाउड पे इसका एडवांटेज ये होता है कि जैसे स्केलेबल के अंदर स्केल अप होता है ना, उसी तरह स्केल डाउन भी होता है। अब मुझे मेमोरी, मेरे पास 20 GB की मेमोरी चल रही थी, मुझे नीड हुई कि मुझे इसको 80 GB कर देना चाहिए। अगर ये ऑन प्रेमिसेस होता तो मैं उसको बाय परचेज करता और 80 GB उसको कर देता, थोड़ा टाइम लगता, कॉस्टली पड़ता। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल क्लिक के ऑन डिमांड है तो सिंगल क्लिक के ऊपर मेरी स्केल अप हो जाता। अब मेरी नीड ख़त्म हो गई, मुझे वापसी 20 GB चाहिए, 80 GB की नीड नहीं है। तो अगर मैं ऑन प्रेमिसेस की बात करूँ तो उसको मुझे मैनेज करना मुश्किल होगा। कोई क्वेश्चन कर रहा था? जी जिया। जी सर। सर, जो स्केलेबल की आप बात कर रहे हैं, क्या हम्म। ये हम रन टाइम पे भी कर सकते हैं जी या जी। पहले जब मशीन क्रिएट करेंगे उस टाइम करते नहीं हैं? नहीं, ये क्लाउड के अंदर हर तरह की स्केलेबिलिटी रन टाइम पर होती है। अगर आपने सर्विस क्रिएट भी कर दी और अब आपको नीड है तो आप उसी टाइम पे कर सकते हैं, कुछ क्लिक्स के ऊपर हो जाता है। कुछ सर्विसेज में डाउन टाइम आता है, कुछ सर्विसेज में डाउन टाइम नहीं आता। जी उसामा। जी, ये मेरा एक पॉइंट है कि जैसे नॉर्मली अब वर्चुअलाइजेशन में भी अगर हमें रैम या हार्ड ड्राइव का इंक्रीज़ करनी होती है, तो नॉर्मली हमें उसको जब तक उस मशीन को टर्न ऑफ ना कर दें, तब तक हम उसकी हार्ड हम्म। ड्राइव इंक्रीज़ नहीं करते। तो ये एडब्ल्यूएस में भी ऐसा ही फीचर है बिल्कुल। कि आप एडब्ल्यूएस सर्विसेज़ में भी एडब्ल्यूएस में भी ये होता है कि कुछ सर्विस एडब्ल्यूएस की ऐसी हैं जिसमें अब स्केलिंग जहाँ पे हमारे एंड पर आती है ना, अब कुछ सर्विस ऐसी हैं जो कि ऑटो स्केलेबल होती है, तो उसके अंदर फिर डाउन टाइम नहीं आता। मगर जैसे आप वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें फिर हम लोग को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ता है, ये डेटाबेस की मशीन है। तो जहाँ पे सर्वर्स होते हैं ना, उससे हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं और फिर उसको स्केल अप करते हैं। क्लियर हो गया उसामा? जी, जी, क्लियर है, क्लियर। मगर इसमें बेनिफिट कहाँ होता है हमें, कि जब हमने स्केल अप कर दिया, अब मुझे नीड नहीं है मेमोरी की, तो ऑन प्रेमिस की बात करूँ तो मैं उसको फिर हटा नहीं सकता। मतलब हटा भी लूँगा तो वो मेरे लिए यूजलेस हो गया, मैंने वो हार्डवेयर परचेज़ किया हुआ है। मगर क्लाउड पे क्या होता है, जैसे मैंने स्केल अप किया था ना कुछ क्लिक्स के ऊपर, अब डाउन टाइम और ये सारी बातें बात की है, मगर जब मैंने स्केल अप किया था उसी तरह मैं उसको स्केल डाउन भी कर सकता हूँ बहुत इजीली कुछ क्लिक्स के ऊपर, और उसमें आपको कुछ भी इशू नहीं होता। आपके ना सर्विसेज पे कोई इम्पेक्ट आता है, ना इससे आपके एनवायरनमेंट पे कोई इशू पड़ेगा, बहुत स्मूथली आपकी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट जिसके ऊपर क्लाउड इन सबको सपोर्ट कर रहा होता है, वो पे एज यू गो सर्विस है। अब पे एज यू गो का मतलब क्या है, कि आपके पास कैपेक्स कोई कॉस्ट नहीं आएगी, कैपिटल मतलब जो आप चीज़ परचेज करते हो ना उसकी आपको कोई कॉस्ट वो नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर समझे रेंट के तरह का होता है, जितनी देर यूज़ करेंगे उतनी देर के उसके आपको चार्जेस बेयर करने हैं। ये ऐसे ही कि मैं हार्डवेयर की अभी हमने बात की कि भाई मैंने मेमोरी को परचेज़ किया, अब वो मेरे यूज़ में है या नहीं है वो मेरे पास रहेगी, और अगर वो आगे यूज़ नहीं भी होती तो वो जो है वो ज़ाया हो जाएगी। मगर अगर हम क्लाउड की बात करें, पे एज़ यू गो है और स्केलेबल है, तो स्केल डाउन जब आप करेंगे तो आपके पास से चली जाएगी, और जितना आपने यूज़ किया होगा सिर्फ आप उसके उतने चार्जेस ही बेयर करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ जो क्लाउड की होती है वो पे एज़ यू गो सर्विस है। आपको हर सर्विस के अंदर ये ऑप्शन मिलता है कि आप जितना यूज़ करेंगे सिर्फ आप उतना ही पे करेंगे। उसके बाद एजाइल, गो ग्लोबल इन मिनट्स। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं मुझे कि एजाइल का मतलब क्या होगा इसके अंदर? उसामा, जिया। मतलब रन टाइम पे जब भी हम इसकी रिसोर्स परचेज़ करना चाहें, तो रन टाइम पे हम क्या बोलते हैं उसको परचेज़ करके और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो ऑन डिमांड हो गया।
एजाइल का मैं थोड़ा बताता हूँ। गो ग्लोबल इन मिनट्स का मतलब क्या है। अभी आप ना नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे थे अपने क्लाइंट के लिए यूएस में। अब हमें उसकी डीआर बनानी है किसी और रीजन के अंदर। तो अब मुझे जो है नेटवर्क को डिज़ाइन करना है किसी और रीजन के अंदर। अगर ये मैं ऑन प्रेमिसेस की बात करता, तो आप एक जगह पे नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो और आपको विद इन मिनट दूसरी जगह पे नेटवर्क पे काम करना है, तो ये पॉसिबल नहीं था। जबकि क्लाउड के ऊपर क्या होता है, क्लाउड इज़ एजाइल, आप कुछ क्लिक्स के ऊपर रीजन को चेंज करके यूएस से कनाडा में नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं विद इन मिनट्स। तो बहुत इजीली जो है ना, आप ग्लोबली अपनी सर्विस को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आप जो है उसके अंदर कहीं भी कोई भी सर्विस है, आप उसको बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है। आपने एक सर्विस एक रीजन में बनाई और बहुत इजीली आप किसी और रीजन के अंदर स्विच करके दूसरी सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं। जी उसामा। मतलब ये आप उसकी डीआर की बात कर रहे हैं, हाँ, एचए सर्विस। एक एक अगर मैं बोल रहा हूँ डीआर की, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ना कि सबसे अच्छी एग्जांपल इसके ऊपर ये बैठती है कि भाई डीआर साइड में बना रहा हूँ। अब मुझे एक जगह नेटवर्क एक रीजन में डिज़ाइन करना है, फिर उसी के डीआर के लिए दूसरी रीजन में डिज़ाइन करना है मुझे अपना नेटवर्क। तो अब मैं अगर ये ऑन प्रेमिसेस की बात करूँ, तो पूरी टीम को भेजना दूसरी जगह पे, उसको प्रॉपर वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज वहाँ पे ढूंढना, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली पड़ता है। जबकि क्लाउड के ऊपर कुछ क्लिक्स के ऊपर हो जाता है, मैं एक क्लिक के ऊपर अपना रीजन चेंज कर सकता हूँ। जो ठीक। सर रीजन हम क्यों जी चेंज जी। करते हैं? क्या क्या वजह होती है? क्या चीज़, सॉरी। क्योंकि जिस रीजन रीजन हम किस वजह से चेंज करते हैं क्लाउड रीजन में? रीजन हम इस वजह से चेंज कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे रीजन चेंज करने के लिए सबसे बेहतर जो एक एग्जांपल है कि जब डिज़ास्टर रिकवरी हम बनाते हैं, डीआर साइट्स बनाते हैं। डीआर साइट क्या होती है कि मेरी बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मैं डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उस पर क्या हुआ कि मुझे वहाँ पे अगर जिस रीजन में वो है, फॉर सपोज वहाँ पे कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो मेरी सर्विसेज अवेलेबल रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग उसका एक बैकअप साइट तैयार करते हैं किसी और जगह पर। तो वो उसके लिए हमें किसी और रीजन को सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक पूरा रीजन ही बंद हो गया, तो वो फिर आपकी सर्विसेज को क्लाउड तो हैंडल नहीं कर सकता, उसमें तो फिर आपको डाउन टाइम आएगा। तो इसलिए मल्टीपल रीजन्स में हम बनाते हैं अपनी सर्विसेज को। तो फिर आप मल्टीपल पे एज यू वो फिर सर्विस देनी पड़ेगी, मल्टीपल सर्विसेज ऐसे ही जहाँ, है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक सर्विस, ये अगर चीज़ आप तो नॉर्मल, अगर आप ऑन प्रेमिसेस की बात करें तो वहाँ भी करना पड़ेगा आपको। जी ज़िया, क्लियर हो गया आपको? जी सर। ठीक है। अच्छा, एजाइल का समझ आ गया। कुछ मिनट में दुनिया भर में आपका इजीली एक्सेस है, आप कुछ क्लिक्स के ऊपर अपने रीजन्स को बदल सकते हो, किसी भी रीजन में जाके कोई भी सर्विस इंप्लीमेंट करवा सकते हो बहुत इजीली। फिर हाईली अवेलेबल एंड ड्यूरेबल। हाईली अवेलेबल तो समझ आता है कि भाई बहुत ज़्यादा जो है अवेलेबल रहता है, डाउन टाइम नहीं आता इसका। एक एक रीजन में मल्टीपल डाटा सेंटर्स होते हैं, मिनिमम 2 डाटा सेंटर एक रीजन के अंदर इसके होते हैं। क्यों? ताकि ये आपकी सर्विसेज को हाई अवेलेबल रख सके। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्लाउड का मतलब क्या होता है कि कुछ जिम्मेदारी क्लाउड की होती है और कुछ जिम्मेदारी उसके यूज़र की होती है। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो पार्ट क्लाउड के पास आता है वो होता है हाई अवेलेबल रखना, और जो क्लाइंट के पास आता है वो ये होता है कि वो हाई अवेलेबल को इनेबल रखे। तो बस हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। बैकएंड पे क्लाउड उसको हाई अवेलेबल रखता है अपने डाटा सेंटर्स के ऊपर, मल्टीपल डाटा सेंटर्स को यूज़ करते हुए। एक रीजन में मल्टीपल डाटा सेंटर्स बनाता है वो, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कराची में उसका डाटा सेंटर है, तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मल्टीपल जगह पे उसके डाटा सेंटर्स होंगे, ताकि वो अगर इन केस अगर एक डाटा सेंटर पे कोई मेंटेनेंस आ जाती है या कोई चीज़ वहाँ पे सर्विस डाउन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वो दूसरे हार्डवेयर के उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप करेगा। इसमें आपके लिए कोई भी डाउन टाइम या कोई इशू नहीं आएगा। वो ऐसे ही होगा, वो आपके सारे ट्रैफिक को दूसरे हार्डवेयर के ऊपर राउट कर देगा। ये बात हो गई हाईली अवेलेबल की। इसी तरह वो आपके डाउन टाइम नहीं आने देता और आपकी सर्विस को हाई अवेलेबल रखता है। अब ड्यूरेबल की बात करें तो ड्यूरेबल से क्या लगता है क्या होगा? ड्यूरेबल से मतलब ये है कि अगर कोई क्लाउड डाउन हो जाए, कोई सर्विस डाउन हो जाए, तो वो रिकवरेबल होती है। सही है, ये तो हाई अवेलेबल में आ गया, सर्विस डाउन नहीं होने देगा। ड्यूरेबल होता है पायदारी। अब पायदारी का मतलब क्या है कि भाई आपका डाटा सेंटर ख़राब नहीं होगा। डाटा सेंटर की जो सर्विसेज है ना, वो बहुत ऐसी चीज़ है जो किसी वजह से भी ख़राब नहीं हो सकती, या क्यों ह्यूमन एरर की वजह से उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता।
तो उसकी जिम्मेदारी AWS लेता है कि भाई आपके सिस्टम को हाई अवेलेबल भी रखना और डाटा सेंटर को सिक्योर भी रखना, उसके अंदर डाटा सेंटर की चीज़ों की जो मेंटेनेंस है, जो चीज़ें हैं वो अप टू डेट रखना, कि डाटा सेंटर किसी उस वजह से डाउन ना हो जाए कि सर्विस जो है वो ख़राब हो गई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है वो है सिक्योर। सिक्योर का क्या है भाई, इसके अंदर जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्लाउड में दो तरीके की सिक्योरिटी होती है। एक होती है सिक्योरिटी इन द क्लाउड, एक होती है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। ये सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड क्या है, क्लाउड के डाटा सेंटर्स वगैरह की सिक्योरिटी। यहाँ भी क्लाउड बोलता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है हमारा, कि भाई क्लाउड का जो डाटा सेंटर है वो सिक्योरिटी मेरे एंड पर है, और सिक्योरिटी इन द क्लाउड वो कस्टमर एंड के ऊपर है। सिक्योरिटी इन द क्लाउड में क्या होता है, जो मेरी सर्विसेज चल रही हैं उसको मुझे खुद सिक्योर करना है। ऑप्शंस क्लाउड वहाँ देगा, हमें सर्विसेज सारी प्रोवाइड करेगा, उसे कॉन्फ़िगर करना हमारी जिम्मेदारी होगी। और जहाँ तक क्लाउड ऑफ द क्लाउड की बात है, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड की, वो हार्डवेयर की सिक्योरिटी की है कि आप क्लाउड के डाटा सेंटर को कुछ भी नहीं होगा, वो उसको सिक्योर उन्होंने रखा हुआ है, कोई उसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकता, कोई इसको जाके ख़राब नहीं कर सकता, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी होती। अब यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है कि ऑन प्रेमिसेस के ऊपर ना मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हमारे एंड पे होती है, उसकी कॉस्ट भी होती है। क्लाउड पे जो है ना मैनेजमेंट जो है हमारे एंड से हट जाती है, वो क्लाउड के एंड पे चली जाती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। चूँकि सारी चीज़ें हार्डवेयर हम खुद मैनेज कर रहे थे, उन सर्विसेज को हम खुद प्रोविजन कर रहे थे, बना रहे थे, उनकी सिक्योरिटी भी देख रहे थे, हार्डवेयर की सिक्योरिटी भी देख रहे थे, मेंटेनेंस भी देख रहे थे, हाई अवेलेबिलिटी भी हमें खुद देखनी पड़ती थी। तो इसमें से जो 50% काम था वो क्लाउड ने अपने एंड पे कर लिया, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। एडवांटेजेस समझ आ गए, क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी 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 बोले। सर जैसे कि हर चीज़ में एआई आ रही है, क्या हम्म। क्लाउड में भी ऑन डिमांड या पे एज यू गो, इसमें भी क्या हम एआई का यूज़ हो रहा है या इन फ्यूचर होगा ऑटोमेटिकली? जो जो आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, जिस हिसाब से आपकी नेटवर्किंग यूज़ हो रही है, वो उसको खुद मैनेज करे। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में क्लाउड के अंदर भी एआई के फीचर्स आ चुके हैं। अब जैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का पार्ट होता था, ठीक है, आप डिज़ाइन करते थे किसी टूल के ऊपर, विजुअल के ऊपर पूरी डायग्राम बनाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उसके बाद उसको हम लोग कोड करके पूरा इंफ्रा डिज़ाइन करते थे, या कंसोल के थ्रू मैनुअली हम लोग डिज़ाइन उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते थे। अब एआई का उसने एक टूल दे दिया है अमेज़ॉन ने, उसमें क्या होता है, आप डायग्राम जो आपने दी है आप उसको अपलोड करें उसके ऊपर, और वो उसके लिए आपको एक बेसिक जो कोड है ना वो लिख के दे देगा। आप उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं उसको इन्हांस करने के लिए, मगर बेसिक कोड वो आपके लिए करके दे देगा। तो एआई कुछ लेवल तक आ चुकी है इसके अंदर, और आगे इन फ्यूचर तो एआई आनी ही है, हर चीज़ में कवर कर ही रही है एआई, तो इसमें भी ज़रूर आएगी। सर डायग्राम जिसकी बात कर रहे हैं वो किस किस्म की होनी चाहिए? जैसे हम सिस्को के डायग्राम बनाते हैं उस टाइप की आप हाँ, कह रहे हैं? जैसे जैसे आप लोग नेटवर्क वाले पैकेट ट्रेसर पे डायग्राम नेटवर्क बनाते हैं, वाले, पूरे ठीक। नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर, ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या चीज़। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक डायग्राम होती है, जो विजुअल के ऊपर, डॉट डॉट आई के ऊपर हम लोग पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं, कि भाई कहाँ पे सर्वर्स हैं, किस तरह नेटवर्क उसको यूज़र आ रहा है उसके ऊपर, कहाँ लोड बैलेंसर लगा है, तो इस तरह पूरी डायग्राम बनती है। ओके, यानी कि ये अभी ये इम्प्लीमेंट हो रही है इस तरह की। बिल्कुल, ये एआई जो है आहिस्ते आहिस्ते इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है, और आगे जाके एआई का ही दौर है। लेकिन इससे आप इंफ्रा एआई से आप इंफ्रा तो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते ना। मतलब उस आप ज़्यादा बेसिक सा आप क्या होगा कि आप अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हो, बट अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी है उसके लिए तो आप उसामा कुछ हद तक ना आ भी गई है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की बात करें ना, तो वो होता है कोड के थ्रू इंफ्रा को ही डिज़ाइन करना, पूरे इम्प्लीमेंट हो जाता है, हम कोड लिखते हैं उसको रन करते हैं और वो हमारे बेहाफ पे सर्वर बना देता है कोड। अब क्या हो रहा है कि वो डिटेल्स हमसे लेता है, वो डायग्राम जो मैं बता रहा था कि इसके AWS का अपना ही अभी टूल इसने लॉन्च किया नया, उसमें वो बोलता है भाई डायग्राम आप अपलोड कर दें, और वो उसके ऊपर जो है ना सर्वर की डिटेल वगैरह के जो बेसिक जेनेरिक एक कोड आपको लिख के दे देगा, जो आपका पूरा इंफ्रा का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। हाँ, कोड के अंदर आप चेंजेस करके उससे बिल्कुल प्रिसाइज कर सकते हैं कि भाई सर्वर का ये साइज़ बनना चाहिए, जो हम लोग मैनुअल कोड करते हैं, मगर एक बेसिक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड मुझे लिख के दे देता है। हाँ। जी, मतलब पॉइंट यही है कि बेसिक चीज़ें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड की है, बट ऑन डिमांड जैसे नॉर्मली एक कुर्सी ला के दे किसी दो। कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो भाई कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड तो बहुत ही क्या कहते हैं अभी काफ़ी टाइम लगेगा।
सकते हैं, हाँ मतलब मतलब ये है पॉसिबल कि नहीं है। आगे अब इस लेवल की अभी तक नहीं आई है, पर आगे जो है वो इस चीज़ को कवर कर देगा। अभी बेसिक लेवल तक तो काम चल ही रहा है, क्योंकि एआई पे भी अभी काम चल रहा है हर फील्ड के अंदर ना। अभी एआई प्रॉपर तरीके से तो नहीं बोलूँगा कि अब क्लाउड पूरा एआई के ऊपर चला गया, मगर बहुत सारी सर्विसेज में बहुत इजी उसने कर दिया हमारे लिए। क्लियर है यहाँ तक? सामा, जिया, कोई सवाल तो नहीं है? जी क्लियर है। जी जी सर। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं कि भाई कितने टाइप के क्लाउड होते हैं। तो मेन जो हमारे पास बेसिक दो टाइप होती हैं, एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है भाई? AWS पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड होते हैं जो कि पूरी ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके पूरे पूरे मुल्क भर में, उनके दुनिया में उनके डाटा सेंटर्स हैं, और तमाम लोग जो हैं उससे सर्विसेज वगैरह उसकी यूज़ कर रहे हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्हें हम कहते हैं पब्लिक क्लाउड, जिसमें मेन जो बड़े नाम है उसमें AWS है, GCP है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, IBM है, अलीबाबा क्लाउड है, जिसमें से AWS सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर आपके पास होल्ड करता है, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी अब बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का भी बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। प्राइवेट क्लाउड क्या होते हैं? प्राइवेट क्लाउड वो होते हैं जो विद इन अ विसिनिटी किसी एक रीजन के अंदर ही उन लोगों को सर्व कर रहे होते हैं, उसके बाहर उसकी सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं अवेलेबल होती। जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं उसे हम लोग प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। जैसे हमारे पास PTCL का क्लाउड है, वो ऑल ओवर द पाकिस्तान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, अपनी क्लाउड की वर्चुअलाइजेशन की सर्विसेज दे रहा होता है। इसी तरह अगर आप अपना डाटा सेंटर बनाते हैं और उससे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं, तो आपका भी एक अपना प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा। आपके पास मल्टीपल यहाँ पर लोकल कंपनीज भी हैं जो कि अपना क्लाउड दे रही हैं। तो आप लोग प्राइवेट क्लाउड जो है वो विद इन अ विसिनिटी काम करता है, विद इन अ रीजन, एक स्पेसिफिक रीजन के लिए काम करता है, जबकि पब्लिक क्लाउड होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं दुनिया भर में। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड एनवायरनमेंट या हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? जिसके अंदर क्लाउड प्लस ऑन प्रेमिसेस जो आपकी सर्विसेज हैं उनको मिक्स करके हम लोग चला रहे होते हैं। हाइब्रिड का मतलब है जहाँ पे दो चीज़ें साथ चल रही होती हैं। जी जीशान। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या रीजन होती है कि कोई कंपनी प्राइवेट क्लाउड की तरफ जाती है? अगर मतलब जैसा पब्लिक क्लाउड सारे रीजन में अवेलेबल होता है, अगर प्राइवेट क्लाउड किसी एक रीजन में होता है तो वो प्रॉब्ली वो रीजन पब्लिक क्लाउड भी कोई ना कोई कवर कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसा तो ही है। क्या कोई खास वजह है जिसकी वजह से प्राइवेट क्लाउड की तरफ कंपनी जाती है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप बहुत अच्छा सवाल था। मेन चीज़ होती है कंप्लाइंस का इशू, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट क्लाउड की तरफ जाते हैं। कंप्लाइंस क्या? आपके रीजन के सिक्योरिटी जो कुछ रूल्स होते हैं उसके ऊपर। जैसे आपका बैंक्स है, अब बैंक को अलाउड नहीं होता कि वो अपना डाटा पाकिस्तान से बाहर कहीं रखें, ठीक है? तो अब पब्लिक क्लाउड ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज दे रहा है, और अब कहें तो AWS का डाटा सेंटर विद इन पाकिस्तान तो नहीं है। तो अगर आप डाटा अपने मुल्क से बाहर रख ही नहीं सकते, तो आप इसलिए उसको उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मुल्क की कंप्लाइंस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। इसी तरह बहुत सारी कंप्लाइंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं ना, उसकी वजह से लोगों को प्राइवेट क्लाउड को फिर ऊपर जाना पड़ता है, जो कि आपके रीजन में डाटा को सर्व करें। इसी तरह आपकी गवर्नमेंट का डाटा है, वो भी कंप्लाइंस की वजह से आप उसको अपने रीजन से बाहर नहीं रख सकते, विद इन पाकिस्तान ही डाटा को सेव करना है। ओके। क्लियर है भाई? सर जो क्लाउड कंपनीज किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में उनका डेटा सेंटर है, क्या वो एज अ प्राइवेट क्लाउड भी काम करती हैं या पब्लिक क्लाउड ही होती हैं? अब वो देखें, वो है तो पब्लिक क्लाउड, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे डाटा को यूज़ कर रहे हैं। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर वो फॉर सपोज वो सऊदीया के अंदर कोई क्लाउड है, AWS है, एज्योर है, GCP है, अब उनका डाटा सेंटर है तो वहाँ पर, मगर क्या वो डाटा सेंटर खाली सऊदीया के लोग ही एक्सेस कर रहे हैं या पूरी दुनिया वाले एक्सेस कर रहे हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं लोग उसे, तो वो एज अ पब्लिक क्लाउड ही काउंट होता है। अब PTCL का जो क्लाउड है उसके बाहर के लोग उसको उसकी सर्विसेज को यूज़ नहीं करते। ये जो आपके लोकल क्लाउड्स हैं, प्राइवेट क्लाउड जो हैं, हम वो पाकिस्तान के अंदर ही सर्व कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के रीजन के लोग ही उसे यूज़ कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पास। ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी सर्विसेज काम नहीं करती, तो वो इसलिए प्राइवेट क्लाउड होता है। राइट सर। सर ये जो पब्लिक जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे AWS, GCP और ये एज्योर वगैरह, ये भी अपनी प्राइवेट क्लाउड तो देती होंगे ना सर? इसमें कुछ हद तक डेडिकेटेड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट होता है,
जो कि आपको आपकी चीज़ों के लिए डेडिकेटेड अपने पास सर्विसेज दे देती हैं, जैसे सर्वर डेडिकेटेड दे दिया, स्टोरेज डेडिकेटेड दे दी, मगर वो भी प्राइवेटली तो नहीं कहेंगे। अब डेडिकेटेड का कॉन्सेप्ट है, मगर है वो भी आपके रीजन से बाहर अगर, तो फिर उसमें इशू होता राइट सर। है। अच्छा, इसके बाद हम लोग, मैं थर्ड चीज़ की डिस्कशन कर रहा था कि भाई हमारे पास जो एक और एनवायरनमेंट होता है, एक और क्लाउड, उसे हम लोग हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें दो क्लाउड के ऊपर हम एक साथ काम कर रहे हो। मेरा थोड़ा सा इंफ्रा AWS पे चल रहा है, थोड़ा सा एजोर पे चल रहा है, और हम उन दोनों को मिला के अपना पूरे को एक सर्विस चला रहे हैं, तो ये भी हाइब्रिड में काउंट होता है। दूसरा, मेरा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पर है और बाकी सारा मेरा जो है ऑन प्रेमिसेस चल रहा है, तो वो भी हाइब्रिड एनवायरनमेंट है, जिसमें हम दोनों सर्विसेज को कनेक्ट करके आपस में चला रहे होते हैं। अब जैसे बहुत सारी फिनटेक एप्लीकेशंस हैं, अब वो अपनी एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड होती है वो क्लाउड पे चलाती है, और स्टोरेज वगैरह जो है वो बैक एंड पे वो जो है अपने पास ऑन प्रेमिसेस रखती हैं। तो आपके पास मल्टीपल अब इस तरह के वो आ गए हैं जो हाइब्रिड एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जगह पे हाइब्रिड एनवायरनमेंट चल रहा होता है। तो उसको आप हाइब्रिड क्लाउड भी कह सकते हैं, एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, मगर दो बेसिक टाइप जो आपके पास होती हैं क्लाउड की, वो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड ही होता है। क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का? जी क्लियर। जी सर, बिल्कुल ठीक है, सर। इसके आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर मजीद क्वेश्चन हमारे रेज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी थोड़ा सा टाइम है प्रैक्टिकल में, इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रैक्टिकल होगा, अभी तो थोड़ा थ्योरेटिकली चलेगा। अच्छा भाई, बेसिक्स से कोई सवाल था, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल? चीज़ें समझ आएंगी क्लाउड पे क्यों जाती है दुनिया, क्या एडवांटेज ऐसा क्लाउड दे रहा है जो हमें ऑन प्रेमिसेस या अपने पास खुद चीज़ों को मैनेज करने में नहीं मिलता।